नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। पहले बात झारखंड की। झारखंड इस बार किसे जोहार बोलेगा, ये बहुत कुछ यहाँ के आदिवासियों के वोट पर निर्भर करेगा। यहाँ के लोग, खासकर आदिवासी, किस गठबंधन को चुनेंगे, किसको आदिवासियों का समर्थन मिलेगा, एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर। उस पर इस बात के फैसले में कि झारखंड किसकी सरकार बनेगी, इस बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि दोनों जो गठबंधन हैं, घोषणा पत्र में किस वर्ग के लिए क्या कहा है। तो इस पर आपको बता दें, विधानसभा चुनावों में बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों ने ही अपने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। बीजेपी ने संकल्प पत्र, तो इंडिया गठबंधन ने इसे न्याय पत्र अपना सामने रखा है। अगर हम बीजेपी और इंडिया गठबंधन की बात करें, बीजेपी ने संकल्प पत्र, तो इंडिया ने न्याय पत्र। 25 संकल्प हैं बीजेपी के, तो इंडिया गठबंधन के हैं 7 गारंटी। माटी रोटी बेटी की बात कर रही है बीजेपी, तो महिलाओं, युवाओं, गरीबों की बात कर रहा है इंडिया गठबंधन। खास तौर से आदिवासियों पर जो वादे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे बीजेपी और इंडिया गठबंधन की। यूसीसी से आदिवासी बाहर रहेंगे, बीजेपी का कहना है। 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति की बात कर रहे हैं। वन विभाग द्वारा दर्ज छोटे मुकदमों की समीक्षा की बात भी कर रही है बीजेपी। सरना धर्म कोड लागू करवाएंगे। यहाँ पे पूजा, पेड़, प्रकृति की पूजा का ये मामला है। घुसपैठियों से कब्जाई ज़मीन लौटाने के लिए कानून की बात। क्षेत्रीय भाषा संस्कृति का संरक्षण। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध। ओबीसी को 27% आरक्षण। आदिवासी धार्मिक सांस्कृतिक स्थल का विकास। और जो शेड्यूल ट्राइब्स 28% और शेड्यूल कास्ट को 12% आरक्षण की बात। पर्वों और लोक आयोजनों के लिए अनुदान। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का गठन। आदिवासी भाषाओं इतिहास का संरक्षण। 500 करोड़ खर्च कर सिद्धो कन्हो थोत केंद्र और बिरसा मुंडा सिद्धो कन्हो जैसे नायकों की बात की है। उधर हम बात अगर करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन ने भी अपने 7 वादे किए हैं। उसमें महिलाओं के लिए जो 2500 रुपये प्रति माह की बात है, या फिर जो गैस सिलेंडर है 450 रुपये को मुहैया कराने की बात है। तो तमाम वादे हम देख सकते हैं संकल्प पत्र। और बीजेपी कह रही है गोगो दीदी योजना 2100 रुपये, मैया सम्मान योजना है 2500 रुपये। इंडिया गठबंधन की 50 लाख तक की अचल संपत्ति, 1 रुपये स्टैम्प ड्यूटी। महिला रोजगार को बढ़ावा। गरीब पिछड़े बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा। महिला शिक्षा को बढ़ावा। गर्भवती महिला को 6 पोषण किट, 21,000 की मदद। ये अपने आप में कहा गया है। ये तमाम ये ऐसे तथ्य हैं जो चुनावों के दौरान तमाम दोनों जो गठबंधन हैं उन्होंने सामने रखे हैं। तो आइए आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं। अब जो ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको देखते हैं वो कौन कौन हमारे साथ जुड़े हैं। आपको बता दें, हमारे साथ कुणाल सारंगी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक हमारे साथ हैं। शाजिया इल्मी बताया जा रहा है बीजेपी की, और अरविंद मोहन जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और एक जो आदिवासी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाते हैं वो हम सब जान लेते हैं, क्योंकि 66% से ज़्यादा आबादी झारखंड में आदिवासियों की है। तो उनकी जीत की राह आसान हो जाती है राजनीतिक दलों की, चाहे दोनों गठबंधन हो। हम आपको बता दें, करीब झारखंड में आदिवासी मतदाता 26% हैं। 28 विधानसभा सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 28 में से महज 2 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि 25 सीटें जेएमएम ने जीती थी। कांग्रेस गठबंधन के खाते में आई थी सीटें। लोकसभा चुनाव 2024 में आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी 5 सीटों पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की जीत हुई थी। तो आइए सीधे चलते हैं अब अपने मेहमानों के पास। कुणाल सारंगी नेता हमारे साथ हैं, पूर्व विधायक हैं, जेएमएम के। शाजिया हैं, और साथ ही अरविंद मोहन वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहले अगर कुणाल सारंगी आपसे, सरकार आप लोगों की है, लेकिन बीजेपी पूरा जोर लगा रही है, तमाम योजनाएं हैं, बड़े बड़े नेता वहां पर दौरा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री गए, अमित शाह गए, राजनाथ जी गए। आदिवासियों को लुभाने की पूरी कोशिश है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह से आप लोग अपना जो ये वोट बैंक एक तरह से कहें, इसको सहेज पाएंगे?
जोहर, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करूँ, हमने कभी भी आदिवासियों को अपना वोट बैंक नहीं माना है। अगर नेतृत्व की बात की जाए तो महागठबंधन में जो नेतृत्व है हमेशा उनको उनमें हम लोगों ने आदिवासियों को प्राथमिकता दी है और उसके साथ-साथ जो भी कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं राज्य सरकार के द्वारा, आप अगर उसके धरातल पर क्रियान्वयन को देखें, इम्प्लीमेंटेशन को देखें, तो हमेशा हम लोगों ने कोशिश की है सभी वर्ग के लोगों को साथ में लेकर चलने की। और जहाँ तक आदिवासियों की बात है, भारतीय जनता पार्टी लगातार एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो झारखंड में सेट करने की कोशिश कर रही है। अभी गृहमंत्री आए थे कुछ दिनों पहले, उन्होंने भी ये बात कही कि बांग्लादेशी घुसपैठ और उसके कारण जो है कि ज़मीन भी छीनी जा रही है। तो मैं बहुत एक मूलभूत विषय को आपके समक्ष रखना चाहूँगा निधि जी, कि जो फैमिली सक्सेशन एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का, उसमें बहुत स्पष्ट है कि जो महिलाएँ हैं, एसटी वर्ग की, वो ज़मीन का इनहेरिटेंस वो नहीं कर पाती हैं, वो बाहर हैं उस दायरे से। जो कॉन्स्टिट्यूशन का भी आर्टिकल 342 है, वो कहता है कि जो सक्सेशन होगा उसमें अगर महिलाएँ हैं, तो उन्हें जो परिवार की ज़मीन है, वो इनहेरिट नहीं करेंगी एसटी वर्ग की। तो अगर कोई बाहर से आकर शादी कर भी लेता है, तो ज़मीन हथियाने वाली बात कहीं से भी प्रासंगिक नहीं लगती है, क्योंकि वो जो उसकी वाइफ़ होती है, वो इनहेरिट ही नहीं कर रही है ज़मीन को। दूसरी बात है, झारखंड की कोई भी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर नहीं करती है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को शेयर नहीं करती है। तो आखिर घुसपैठ बाहर से अगर हो रही है, तो कैसे हो रही है? ठीक ठीक है, और इसी मसले अगर पर, क्योंकि अगर जो आदिवासी समूह है, मैं आपसे और सबसे भी बात करेंगे, आदिवासी समूह इतना महत्वपूर्ण है। शाज़िया, आपसे जो पूरी कोशिश है, अब ये कह रहे हैं घुसपैठ का मसला नहीं है, लेकिन क्या ज़मीन पर स्थिति हालात बीजेपी ने वहाँ पर पाई है जो इसे ज़ोर शोर से उठाया जा रहा है? खासतौर से यूसीसी को लाने की बात कही गई है, लेकिन उसमें कहा गया आदिवासियों को उससे बाहर रखा जाएगा। कैसे कनेक्ट होगा ये मसला वहाँ पर? देखिए सिर्फ भाजपा ने इसकी बात नहीं की है, लेकिन पॉलिटिकल तौर पर और इसकी बात और इस नैरेटिव को दुनिया भर में पहुँचाया है, तो वो भाजपा ने पहुँचाया है। क्योंकि खुद झारखंड में अगर आप देखेंगे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, तो एक बहुत बड़ा संथल परगना की बात हो या आदिवासियों की ज़मीनें हथियाने की बात हो या एक एक समुदाय की जनसंख्या इतनी ज़्यादा 3 गुना बढ़ने की बात हो, तो उस मुद्दे को बाकायदा चिह्नित करके उसके बारे में ना सिर्फ एक हम लोग अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, लेकिन दिखा रहे हैं आईना झारखंड सरकार को। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि किसी को ये वोट बैंक नहीं मानते, लेकिन काश इन्होंने जो आदिवासी संस्कृति को प्रिजर्व करने के लिए और उनके हैबिटेट को, उनके रहने के तरीकों को ज़्यादा ध्यान दिया होता, तो इस तरह से अंधाधुंध जो घुसपैठी हैं, वो नहीं आते। ये सही कह रहे हैं कि कोई इंटरनेशनल बॉर्डर से लेना-देना नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले ही त्रिपुरा के थ्रू आए थे और वहाँ पे कुछ भी काम नहीं किया गया और बाकायदा इस बात को लेकर धरपकड़ हुई कि त्रिपुरा से करीब 13 या 14 इन्फ्iltrators आए। यही बात माना जा रहा है जब बात होती है और ये बात वहाँ पे हाई कोर्ट में भी कही गई कि मुर्शिदाबाद के रास्ते से सबसे ज़्यादा आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है। ये बात ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 10 साल से ऐसा हो रहा हो, जब से बिल हेमंता बिस्वा शर्मा हो, जी, उससे जी। पहले से हो रहा है, बंगाल से लगातार होता रहा है। तो अपने आप में ये फ़िक्र की बात है, सिर्फ वोट बैंक की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के लिए बहुत बड़ी एक बात है और बिल्कुल, तो ये आप कह रहे हैं मुद्दा कि बहुत बहुत ही बड़ा मसला है और हाई कोर्ट में इसका ज़िक्र हुआ है। अरविंद मोहन जी, ये कितना बड़ा कनेक्ट, जो आदिवासी हम सब जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है, कहा ये जा रहा है कि जेएमएम के पक्ष में ये जाता है कि किस तरह से हेमंत सोरेन जेल में रहे और उसके बाद आए, सहानुभूति फैक्टर है। लेकिन जो आदिवासी हैं वर्ग, वो बहुत बड़ा है, 28 सीटें आरक्षित हैं इनके लिए 81 में से। आपसे क्या घुसपैठ का मसला या सरना धर्म का मसला, किस तरह से आप जमीन पर स्थिति देख रहे हैं? देखिए, झारखंड में आदिवासियों की आबादी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन झारखंड के आदिवासियों में पॉलिटिकलाइजेशन और लड़ने-भिड़ने की का मुद्दा बहुत ज़्यादा है। देश के किसी भी राज्य की तुलना में झारखंड में आदिवासियों की आवाज़ को आप अनसुनी नहीं कर सकते। ये झारखंड के आदिवासियों की विशेषता है। लेकिन झारखंड के आदिवासियों में भी जो कबीलाई बँटवारा था, संथाल और मुंडा और हो और उरांव, ये बँटवारा था। लेकिन बीजेपी ने शुरुआत की रघुवर दास को, एक गैर आदिवासी को, चीफ मिनिस्टर बनाने की, और उसके बाद पिछले 5 साल वो इस सरकार को जिस तरह से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश बीजेपी करती रही। कोई भी जन आंदोलन बीजेपी ने 5 साल नहीं किया। अगर सरकार की नीतियों से कोई नाराजगी थी,
फैसलों से नाराजगी थी तो जमीन पे काम होता, उसकी जगह बीजेपी ने हर षड्यंत्र से कोशिश की कि सरकार गिरा दे। इससे आदिवासियों में जबरदस्त एकता बनी है। पिछले चुनाव में भी आदिवासियों को रघुवर दास के चलते आदिवासियों का वोट बीजेपी को काफी कम मिला था, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में बहुत साफ हो गया है कि कहीं भी आदिवासी इलाके में बीजेपी को बहुत ज्यादा जमीन नहीं रह गई है और सारे आदिवासी एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। इवन एकदम हो वाले इलाके से भी संथाल महिला जीत गई। तो ये स्पेशल चीज इस बार इस चुनाव में दिख रही है और बीजेपी सारी कोशिश कर रही है इस बार भी कि कैसे आदिवासियों के बीच उसके पांव जमे। आप देखिए 3-3 मुख्यमंत्री कोल्हान इलाके में लगे हुए हैं, उनके परिवार के लोगों को टिकट दिया गया है, उनको मैंने इसमें बाबूलाल मरांडी को भी वापस ले आया गया, मधु कोड़ा को भी शामिल किया गया। मधु कोड़ा को टिकट नहीं मिल सकता था मुकदमों के चलते, तो उनकी पत्नी को लड़ाया जा रहा है और सब चारों चीफ मिनिस्टर्स को कोल्हान इलाके में, और जबकि उन 15 सीटों में एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली। तो बीजेपी सारी कोशिश ये कर रही है, ये अपने आप में दिलचस्प है और उसके लिए मुझे लगता है कि ये जो मसला अभी साजिया भी बोल रही थी और बीजेपी की सारी लीडरशिप बोल रही है, घुसपैठ की और धर्मांतरण की और कटोगे भटोगे, मुझे लगता है आदिवासी समाज के लिए ये मसला जीरो है। इस मसले का कोई बहुत ज्यादा असर होना नहीं है। तो कायदे से एंटी इनकम्बेंसी वाले जो मसले हैं, सरकार के खिलाफ की नाराजगी, उन सबको अगर बीजेपी ढंग से चैनलाइज करती, मुझे लगता है कि बेहतर होता। लेकिन अब चुनाव जिस स्टेज में है और बीजेपी जिस जगह खड़ी है और जेएमएम और कांग्रेस जिस जगह खड़े हैं, उसमें लड़ाई दिलचस्प है कि पिछले लोकसभा चुनाव के तुलना में या पिछले विधानसभा जी की तुलना में आदिवासी वोटों में बीजेपी का हिस्सा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ये देखने की चीज होगी। बिल्कुल आप सब लोग जुड़े और आपने अपनी बात यहाँ पे सामने रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका वाकई में देखना होगा कि जो आदिवासी हमारा वर्ग है झारखंड में, जिसकी आवाज़ प्रमुख है, मुखर है, बड़ी तादाद है, किस तरह से किस पक्ष की ओर वो वोट करते हैं। एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे दिल्ली में फायरिंग की गूंज उठी है और हाल में ऐसे मामले बहुत बढ़े। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में फायरिंग की 4 घटनाएं सामने आई हैं। ये सभी घटनाएं एक्सटॉर्शन को लेकर हुई हैं। आज दिल्ली के छावला में बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की, इसके बाद वो मौके से फरार हो गए। आउटर दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक दुकान पर फायरिंग की ये घटना है। लगभग 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई। गनीमत रही कि किसी को गोली नहीं लगी। एक्सटॉर्शन फिरौती को लेकर ये फायरिंग की गई। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते मुकेश सेंगर के पास। मुकेश, एक बार फिर इस तरह की फायरिंग और एक्सटॉर्शन की मांग। देखिए, बिल्कुल आज दिल्ली में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। पहली घटना दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में हुई, जहां एक राज मंदिर करके एक शॉपिंग आउटलेट है, वहां पर 3 लड़के बाइक पर सवार होकर आते हैं और लगातार करीब 7 से 8 राउंड फायरिंग करते हैं और वहां से चले जाते हैं। जानकारी ये मिली है कि जो एक गैंगस्टर है कपिल सांगवान उर्फ नंदू, ये अभी अमेरिका में है और ये इस आउटलेट के मालिक से रंगदारी मांग रहा था और रंगदारी नहीं देने पर इसने फायरिंग करवाई है। डराने को लेकर फायरिंग हुई है। इस घटना के तुरंत बाद जो दिल्ली का छावला इलाका है, वहां पर एक मारुति की वर्कशॉप है। उस वर्कशॉप में भी 3 लड़के आते हैं और वहां पर भी 7 से 8 राउंड फायरिंग करने के बाद वहां से निकल जाते हैं। दोनों ही जगहों पर गनीमत ये रही कि गोली किसी को लगी नहीं, लेकिन जो हमलावर हैं, जो शूटर हैं, उनका मकसद केवल डराना है, क्योंकि वो रंगदारी के लिए पैसे मांगने के लिए जो है ये फायरिंग करवाई जा रही है। इसके पहले हमने देखा कि मंगलवार को दिल्ली के 2 अलग अलग इलाकों में, जिसमें नागलोई में एक जो प्लाईवुड का शोरूम था, वहां पर कई राउंड फायरिंग होती है। 3 लड़के आते हैं बाइक पर सवार होकर और 10 करोड़ की फिरौती के लिए वो एक पर्ची रखते हैं। पर्ची क्या बल्कि पूरा पोस्टर था, जिसमें गोगी गैंग के गैंगस्टरों की फोटो लगी हुई थी और खुद गोगी की फोटो लगी हुई थी। इसके ठीक बाद अलीपुर इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस है, वहां पर भी वही 3 लड़के फायरिंग करते हैं और फायरिंग करके निकल जाते हैं। तो उन दोनों मामलों में दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, जिसमें एक नाबालिग है। लेकिन जो आज ताजा फायरिंग हुई है, जिसमें 2 घटनाएं हुई हैं, इसमें अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। बीते 24 घंटे के अंदर 4 बड़ी घटनाएं रंगदारी को लेकर जो फायरिंग के मामले हैं,
4 बड़ी घटनाएं हुई हैं और जी। लगातार जो अपराधी हैं वो बेखौफ हैं और पुलिस को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं और सरेआम फायरिंग करके जो है वहां से निकल जाते हैं। बिल्कुल मुकेश, चिंताजनक हालात हैं। किस तरह से एक ही दिन में 2-4 इस तरह के मामले सामने आ जाते हैं और फायरिंग कर कर फिरौती की मांग करते हैं। तो आज छठ के पर्व का दूसरा दिन है। खरना आज के दिन होता है और 4 दिनों तक ये अलग अलग महत्व होता है इस त्यौहार का। ये सीधे चलते हमारे सहयोगी गुरुग्राम, गाज़ियाबाद, पटना में मौजूद हैं। सबसे पहले हम चलेंगे स्नेहा के पास। मुझे बताया जा रहा है स्नेहा गुरुग्राम में, स्नेहा हमारे साथ जुड़ गई है। प्रभाकर के पास भी चलेंगे, लेकिन पहले स्नेहा के पास चलते हैं। स्नेहा, किस तरह का उत्साह आप देख रही है? क्या किस तरह से मनाया जा रहा है इस समय ये पर्व? जी, आज खरना का दूसरा दिन है और आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर पूरी ये रोटी और केले से यहाँ पर पूजा हो रहा है। वहाँ पर व्रती बैठी हुई हैं और लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं आप किस तरीके से पूजा करने के लिए लोग एकत्रित हुए हैं। बिल्कुल अपने अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पूजा कर रही पूजा व्रती से। तो आप हर साल आप पूजा करते हैं यहाँ पर? जी, हम 18 साल से कर रहे हैं। 2006 से ही पूजा शुरू किए हैं। 18 साल मेरा हो गया है छठ किया हुआ। जी, तो आप ये पूजा की तैयारियां वगैरह सब हो गई है, पूजा हो गया। आप ये पूजा आखिर दूसरे दिन की पूजा है, ये दूसरे दिन की पूजा है। 4 दिन की पूजा होती है और कल पहली अरग है, परसों समाप्त है। कल लौकी भात था, आज खरना है, कल संझ की अरग है, परसों खुना ख़त्म है। 4 दिन की पर्व होती है। जी 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 स्नेहा, आपने उनसे बात की और आप जी, तो आपने देखा कि व्रती का। आइए सीधे प्रभाकर कुमार के पास चलते हैं। बाढ़ बिहार में मौजूद हैं। प्रभाकर, ज़रा बताइए आसपास किस तरह की रौनक है, उत्साह है, और वाकई में जो व्रतियाँ होती हैं तो वो खाती पीती नहीं है। ज़रा बताइए क्या हो रहा है आपके आसपास? कि देखिए, ये बिल्कुल बहुत ही कठिन त्यौहार है। ये 4 दिन का त्यौहार होता है और पहला दिन जो होता है वो नहाए खाए से शुरू होता है और आज जो है वो खरना का त्यौहार है। जो छठ व्रती हैं वो लगभग 48 घंटे निर्जला उपवास करती हैं। 48 घंटे मतलब 2 दिन तक उनके मुंह में पानी भी नहीं जाता है। तो आप समझिए कितना कठिन ये त्यौहार होगा। पूरे बिहार, झारखंड, ईस्टर्न यूपी की अगर बात करेंगे तो इससे महत्वपूर्ण कोई त्यौहार माना नहीं जाता है। आज खरना का प्रसाद बनता है घर में, अमूमन वो खीर और रोटी होता है। और उसके बाद जो है कल जो है वो सांझ का अर्घ होगा, जिसे शाम का अर्घ बोलते हैं। और ये पहला हिंदू त्यौहार है जिसे आप डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और उसके बाद फिर परसों जो है वो उगते सूर्य के अर्घ के साथ ये खत्म होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए जो खरना का पूजा होता है वो कैसा होता है, आपको एक इसकी झलकी दिखाऊं। ये पूजा हो रही है, छठ के खरना की पूजा हो रही है। और उसके बाद कल शाम को आपको ये भीड़ जो है ये दिखेगा घाटों पे, जबकि डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। और उसके बाद परसों जो है वो फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ये त्यौहार जो है ये ख़त्म होगा। और ये पारंपरिक त्यौहार है। बिहार में इससे महत्वपूर्ण कोई त्यौहार माना नहीं जाता है। हम थोड़ा सा बात भी करने की कोशिश करते हैं इनसे। ये बताइए, आप कितने साल से कर रही हैं छठ? मैं करीब 5 सालों से कर रही हूँ। इसके पहले मेरी मम्मी किया करती थी। तो ये कितना कठिन त्यौहार है? अगर आप ये कठिन है, पर सूर्य भगवान नहीं कहते हैं कि कहीं से ताकत दे देते हैं औरतों को, और हम लोग 2 दिन बहुत अच्छे से इसको निर्जला व्रत संपन्न करते हैं। आप शायद पहली बार कर रहे हैं इसको? जी, मैं ये पर पहली बार कर रही हूँ अपने मायके आकर, तो अच्छा लग रहा है। और शक्ति तो भगवान ही देते हैं, सूर्यदेव की कृपा से शक्ति भी आई है और कोशिश भी कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छे से संपन्न हो जाए। जैसा मैं आपको बता रहा था, ये एक पारंपरिक त्यौहार है। पूरे घर के लोग जो है वो साथ मिल के मनाते हैं। अमूमन देखिएगा आप बिहार में तो लोग अपने गाँव में जाते हैं। अब मैं आपको दिखाऊँ, घर की महिलाएं जो हैं वो सज धज के खड़ी हैं और सब पूजा के लिए खड़ी हैं। ये खरना का पूजा होगा
और उसके बाद खरना का प्रसाद जो है वो लेने के लिए, चाहे उनके परिजन हों, रिश्तेदार परिवार हों, दोस्त यार हों, सब आते हैं। और अभी खरना का पूजा शुरू हो रहा है। उसके बाद कल जो ये भीड़ है ये आपको दिखेगी घाटों पे, जबकि डूबते हुए सूर्य को लोग अर्घ देंगे। और उसके बाद परसों शाम सुबह में जो है वो उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। और ये इकलौता हिंदू त्यौहार है जिसमें डूबते सूर्य को भी लोग अर्घ देते हैं। जी बिल्कुल, इस त्यौहार का ये महत्व भी है कि प्रकृति से किस तरह से लोग जुड़े हुए हैं। अब मुझे बताया जा रहा है, आपके पास भी बने आएंगे प्रभाकर, प्रेरणा मुझे बताया जा रहा है नोएडा से और प्राची गाजियाबाद से। प्राची, आप बताइए गाजियाबाद में क्या इस समय हो रहा है? किसी आप घर में हैं, क्या वहाँ पर इस समय चल रहा है? छठ का आज दूसरा दिन है और अभी मैं जहाँ मौजूद हूँ अभी ही व्रती पूजा संपन्न की है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी भी दिया जल रहा है और इसी के साथ केले के पत्ते पे यहाँ पे प्रसाद भगवान सूर्य को चढ़ाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि खरना के दिन हम भगवान सूर्य को निमंत्रण देते हैं, तो ये वही निमंत्रण दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं रोटी, खीर और केले, फूल, पान पत्ता, कसैली और दिए के साथ भगवान सूर्य की पूजा की गई है और गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद व्रती ने ग्रहण किया है। मेरे साथ इस वक्त एक व्रती मौजूद है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी, अगर वो बता सके मुझे कि छठ पर्व के बारे में और उन्होंने कैसे ये खरना का आज प्रसाद बनाया और कैसे उसे ग्रहण किया। ये हमारा छठ तो बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है बिहार का और आज खरना के दिन ये समझिए छठ की शुरुआत होती है। इस दिन हम पूरे दिन निर्जला व्रत करते हैं और फिर शाम के समय सूर्यास्त के साथ ये रोटी और खीर, गुड़ की खीर बनती है, उसका भोग लगाते हैं सूर्य भगवान को और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वो निर्जला व्रत हमारा टूटता है। ये एक तरीके से कल नहाय खाए था, उस दिन पहला दिन होता है छठ का। ये आज एक तरीके से हम निमंत्रण देते हैं सूर्य भगवान को और फिर कल हमारा संध्या अर्घ होगा, परसों उषा अर्घ होगा और बस यही है। सबसे कामना यही है, सूर्य भगवान दीनानाथ सबकी कृपा करें, सब पर अपनी कृपा बरसाए, सबको आशीर्वाद दे, लंबी आयु दे और स्वस्थ जीवन दे। और इसी आज पूरे दिन व्रती उपवास में थी और अभी ये गुड़ की खीर और ये रोटी का प्रसाद उन्होंने ग्रहण किया है और इसी के साथ अब उनका 36 घंटे का निर्जल उपवास शुरू हो जाएगा, जो कल संध्या अर्घ और परसों सूर्य अर्घ के साथ संपन्न होगा। बिल्कुल प्राची, प्रेरणा के पास ही जाएंगे, लेकिन पहले प्रभाकर के पास चलते हैं क्योंकि प्रभाकर कुछ खास वहां से दिखाने वाले हैं। जी प्रभाकर। प्रभाकर, जिस तरह से हमने देखा छठ की त्योहार जो चल रहा है, पूजा हो रही थी और प्रभाकर के पास एक बार फिर से वहाँ पे जा रहे हैं और शायद वहाँ पे पूजा अर्चना और गायन हो रहा है, ज़रा बताइए। जी जी बिल्कुल। और ये विडम्बना देखिए कि हमारे पीछे जो छठ का गीत गाया जा रहा है वो शारदा सिन्हा का गीत है। शारदा सिन्हा जिन्हें हमने देखा कल उनका देहांत हो गया। तो अगर आप बिहार में छठ की बात करेंगी तो शारदा सिन्हा के गीत के बिना छठ पूरा नहीं माना जाता है और इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। पहले आपको ये गीत सुनाता हूँ। आदित्य होवना साहा, सूरज होवना साहा, नारियल वाजे फरेला घावो दसे, ऊपर सुगम मैं तमारा बौरे सुगवा धनुष से, सुगा गिरे मुरुछा, सुगनी जे रोवेला वियोग से, आदित्य हो बना साहा, सूरज हो बना साहा, एता मारा बौरे सुगवा धनुष से, सुगा गिरे
जी, तो जैसा मैं आपको बता रहा था, ये एक विडंबना है। ये शारदा सिन्हा के गीत के बिना बिहार में छठ पर्व को जी पूरा नहीं मनाया जाता है। शारदा सिन्हा का बिल्कुल वाकई वो दुखद हुआ, लेकिन त्यौहार मनाया जा रहा है। प्रेरणा, आप इस समय नोएडा में मौजूद हैं, आप बताइए वहाँ पर क्या हो रहा है? पूजा हो चुकी है या हो रही है? जी देखिए, इस वक्त मैं नोएडा में मौजूद हूँ और अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो पूजा की तैयारियां हो चुकी हैं, दिया जल चुका है और यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। यहाँ पे हमारे साथ व्रती भी मौजूद हैं तो हम उनसे बात करेंगे। कब होनी है पूजा और क्या महत्व होता है खरना का? ये पूजा रात में होती है। 4 दिन के पूजा का ये दूसरा दिन है। इसमें माँ को शाम में माँ की पूजा शाम में की जाती है। शाम में माँ को भोग लगता है, खीर पूरी, रसिया रोटी और एक फल, पान सुपारी के साथ माँ को भोग लगाया जाता है और यही प्रसाद रात में व्रती एक बार ग्रहण करती हैं। इसके बाद दूसरे दिन के लिए व्रत शुरू हो जाता है। 36 घंटे का वो निर्जला व्रत शुरू हो जाता है और सूर्योदय के बाद वो पूजा पूर्ण होता है। सूर्योदय के बाद व्रती कुछ खा सकती हैं। जी, तो आज से 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू। हाँ, इस पूजा के होने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत। जी, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो प्रसाद है, खीर, रोटी, वो सब कुछ तैयार है और भोग लगने के लिए, और पूजा कुछ ही देर में की जाएगी और इसके बाद जो है 36 घंटे का निर्जला व्रत जो है यहाँ पे शुरू हो जाएगा और उसके बाद कल जो है शाम का अर्घ होगा और परसों जो है सुबह का अर्घ होगा और बिहार में इसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, महापर्व माना जाता है। आप कुछ कह रही थी? नहीं, ये महापर्व इसको होता है। छठ जो है वो महापर्व, क्योंकि ये 4 दिन का प्रोसेस होता है, 4 दिन का, और बहुत नियम से किया जाता है ये व्रत, इसलिए इसको महापर्व कहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत सुना कि धन्यवाद किस तरह से इसे महापर्व किस कहा जाता है। छठ का त्योहार पूरे परंपरागत तरीके से बिहार में मनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इन दृश्यों के लिए, बातचीत के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले, एक सीट पर आपको ले चलेंगे, सीट की सियासत में। सीट की सियासत में आज हम आपको एक ऐसी सीट के बारे में माहौल बताएंगे जिस सीट पर जातियों का गणित ही जीत और हार तय करता है। एक ऐसी सीट जहां प्रमुख दलों के सभी प्रत्याशी पिछड़े समाज से आते हैं। कौन सी है सीट, क्या है यहाँ के समीकरण, देखिए रणवीर सिंह की खास रिपोर्ट में। राम की नगरी अयोध्या से सटा एक जिला है अम्बेडकर और इस जिले की एक सीट है कटहरी। इस कटहरी में आजकल चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है। सरगर्मी इसलिए बढ़ी है क्योंकि समाजवादी पार्टी के कटहरी से विधायक लालजी वर्मा अब सांसद बन चुके हैं और सांसद बनने के बाद उन्होंने कटहरी से इस्तीफा दे दिया, जिस वजह से यहाँ उपचुनाव हो रहा है। इस चुनाव में खुद लालजी वर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा की पत्नी को ही चुनाव मैदान में उतार दिया है और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और बसपा दोनों ने जातीय समीकरण साधते हुए अपने प्रत्याशी उतारे हैं। कटहरी में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 23 को आएंगे। यहाँ से समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया। बीजेपी से धर्मराज निषाद प्रत्याशी बनाए गए हैं। बीएसपी ने अमित वर्मा पर दांव लगाया। 8 और उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 8-2 सीट में हमने पर्चा दाखिल किया और यहाँ कटहरी की जनता मुझे चाहिए, इसलिए मैं चुनाव लड़ रही हूँ। विकास के लिए आप क्या करेंगी? अरे मैं पूरा अपना समर्पित करूंगी, जितना जीवन रहेगा जनता के लिए समर्पित है मेरा जीवन। हमको अच्छा लग रहा है और मैं पार्टी के शीर्ष नेता और जो भी नेता कार्यकर्ता मंत्री लगे हुए हैं मेहनत से, उनको हृदय की गहराई से बधाई देता हूं। कटहरी को जातियों की राजनीति की प्रयोगशाला कहें तो शायद अतिशयोक्ति ना हो। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी आज तक सिर्फ एक बार जीत पाई, वो भी 1991 की राम लहर में,
और जब से बसपा का गठन हुआ तब से इस सीट पर ज़्यादातर बसपा का ही प्रभाव देखा गया। हालांकि बसपा की काट सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही निकाल पाई। और अगर बात करें बसपा के प्रभाव की तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के ही प्रत्याशियों का इतिहास बसपा से जुड़ा हुआ रहा है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सिमटती जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि वहाँ का जो ब्राह्मण मतदाता है वो किसे पोल करता है, दलित किसे पोल करता है। दूसरा कि आखिर कुर्मी प्रत्याशी दो पॉलिटिकल पार्टियों से हैं, तो कुर्मी प्रत्याशियों में कितना कौन अपनी हिस्सेदारी ले पाता है इस पर निर्भर करेगा। पर बहुत क्लोज और बहुत रोचक फाइट सपा और भाजपा के बीच में दिखाई पड़ रही है। कटहरी को जातियों की प्रयोगशाला कहने की वजह क्या है, इन आंकड़ों से समझिए। माना जाता है कि यहाँ कुर्मी और निषाद वोटरों की संख्या लगभग बराबर है। कटहरी में कुल वोटर्स की संख्या 4,08,75 है। इनमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, करीब 95,000। साथ ही ब्राह्मण 50,000, निषाद करीब 45,000, कुर्मी भी लगभग 45,000, मुस्लिम 40,000, राजपूत 30,000, यादव 22,000, राजभर 20,000, बनिया 15,000 और बाकी दूसरी जातियों के वोट्स हैं। बात करें मुद्दों की तो नौकरी, रोजगार से लेकर विकास और कटहरी के स्थानीय मुद्दे शामिल हैं। बीजेपी का वो दिखता है। अच्छा, हाँ, बीजेपी के ही ज़्यादा करके मतलब बोल चाल बा। जैसे हमारे बच्चों को शिक्षा ही सबसे मूल चीज़ है और शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों के भविष्य के लिए जो है उनको अन्य रास्तों पर जाने से बचाया जा सके। यह कौन भारी पड़ रहा है? देखिए, भारी पड़ने की बात अलग है, लेकिन यहाँ कोई क्लियर नहीं कर सकता, कहीं भी कोई क्लियर नहीं कर सकता। किसी का बहुत ज़्यादा रुझान, बहुत ज़्यादा वर्चस्व नहीं है हमारे यहाँ। के माहौल देख जाए, बूथ पे वही वोट देंगे। अच्छा, हाँ। आज अभी के माहौल गर्म है, अभी बराबर चीजें चलते हैं। क्या लग रहा है चुनाव का क्या माहौल है? सबके लिहाज बा, सबका हम जीत जाए, कभी हम जीत, सबके लिहाज बा। अच्छा, फिर भी किसको जिता रहे हैं? अब वही लाम बा, जहाँ मल के जहाँ सत्य वही हूँ दे दियो। कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, हाँ, क्या हो जाए। तो वोट किसका निर्णायक होगा यहाँ? तीनों में कोई भी हो सकता है। लहर किसकी चल रही है वैसे? तीनों की। कटहरी की लड़ाई बड़ी है। ये माना जा रहा है कि कटहरी में मुख्य लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, लेकिन इस सीट पर बसपा कब खेल कर दे ये कहा नहीं जा सकता। और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बसपा और सपा के कुर्मी प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के निषाद प्रत्याशी में कौन ज़्यादा बेहतर जातियों का समीकरण साध कर ये सीट जीत पाता है। अम्बेडकर नगर से अपने सहयोगी प्रमोद श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के चुने जाने पर अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी ने बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, धरती पर अगर कोई शख्स है जो बेहद मजबूती, निष्कम हौसले, बेपनाह निश्चय का मूर्तिमान रूप है, जिसमें अपने भरोसे पर टिके रहने का साहस है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। ये देखना बहुत रोमांचक है कि अमेरिका का लोकतंत्र अपनी जनता को ताकत देता है और राष्ट्र के बुनियादी सिद्धांतों को बनाए रखता है। 47वें राष्ट्रपति को बधाई। और देश की बात में इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।